कांग्रेस का विभाजन और क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय चैप्टर है बिपिन चंद्र का। इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो 1960 तक नरमपंथियों की भूमिका जो है वो समाप्त हो गई, लेकिन पिछले 30 वर्ष में इन्होंने जो काम किया उसको कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे समय में ये लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किए थे जब जन सामान्य में राजनीतिक चेतना नाम मात्र के भी नहीं पहुंचे हुए थे। वैसे समय में इन्होंने जो काम किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। ठीक है, इन लोगों की जो असफलता हाथ लगा, इस समय तक आकर के ये लोग जो है कट गए राजनीतिक आंदोलन से 1960 आते आते। उसके पीछे अपना भी कुछ कारण था, इनकी कुछ अपनी असफलताएं थी। ये लोग का सबसे पहला बड़ा कारण था ना कि ये लोग जनमानस को पर अपना पकड़ नहीं बना पाए, लोगों की आस्था इनके प्रति नहीं थी, उनके बीच में ये लोग रह करके काम नहीं किए थे। नतीजा हुआ एक रिलेशन जो होता है कि नेतृत्वकर्ता और आम पब्लिक का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन इन लोग का न बन पाया, न बन के केवल याचना प्रार्थना में ही रह गया ये लोग। नतीजा हुआ कि जन से लोग कट गया ना। ठीक है ना। 1905-07 तक आते आते पूरे देश में जो छिड़ा हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में कहीं भी ये लोग नेतृत्व में नहीं था, केवल बंगाल अपवाद था। बंगाल में नरमपंथी लोग जो हैं वे अपना नेतृत्व ये लोग का ठीक ठाक रहा, क्योंकि पुराना काम करने वाला जो नेता था यहाँ पर था, उपलब्ध था, जो लोगों के बीच में रह करके काम किए हुए था। बंगाल के अलावा देश में कहीं भी आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथियों के हाथ में नहीं था ना। अब देखो, अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश लोग के लिए सुरक्षित है। ठीक है ना। उनको ऐसा भान था कि ये लोग केवल याचना प्रार्थना करेंगे, डायरेक्ट टकराव का स्थिति में नहीं आएंगे नरमपंथी लोग। ठीक है। फिर भी ये लोग जो अपना काम जो करना लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समय में, तो ब्रिटिश लोग का नीति जो है वो चेंज कर दिया। ये लोग का याचना प्रार्थना से जो आगे 85 के बाद जो 88 के बाद याचना प्रार्थना से जो चेंजिंग आया, उस चेंजिंग के कारण थोड़ा सा इन लोग का नीति में परिवर्तन जरूर आया था अंग्रेजों का। इसमें से कुछ का शब्द सुनने से ही पता चलता है ना। वायसराय थे 1900 में, लॉर्ड कर्जन, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस लड़ खड़ा रही है और हमारे यहाँ प्रवास के दौरान ही यह मृत हो जाए, ऐसा हम आशा करते हैं ना। 1903 में भी उन्होंने कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि जब से मैं भारत आया हूं मेरा एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूं ना। 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है वो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से का डेलीगेट किया था भेंट करने के लिए कांग्रेस का, लेकिन उससे बात करने से इनकार कर दिए। पहला ऐसा जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तब से लेकर के 1904 तक पहला ऐसा समय आया जब कोई वायसराय जो है वो कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने से इनकार किया होगा ना। अब देखो, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने जैसे ही जोर पकड़ा, अंग्रेजों की नीति में जो उसको समाप्त करना चाह रहा था उस नीति में परिवर्तन आ गया ना। परिवर्तन आया, इस नीति को बनाने वाला जो परिवर्तन वाला नीति था उसको बनाने वाला उस समय के गृह सचिव थे जॉर्ज मॉर्ले, गृह सचिव मॉर्ले थे। उन्होंने उस नीति को बनाया था। इस नीति का 3 उद्देश्य या 3 तत्व था: दमन, समझौता और उन्मूलन। दमन जो था, दमन माने कांग्रेस के गर्मपंथियों का दमन करना था, उन लोग पर कड़ाई करना था ना।
दमनात्मक दंडात्मक कार्यवाही करना था, जिससे नरमपंथियों में दहशत पैदा होता है ना, और दहशत पैदा होता तो नरमपंथियों को कुछ प्रलोभन दे करके उन लोग के साथ बातचीत करके उसको अपनी ओर मिलाना था। और जब गर्मपंथी लोग जो है उसका दमन हो जाता तो नरमपंथियों का भी उन्मूलन कर देना था, नतीजा होता कांग्रेस समाप्त हो जाता ना। यही नीति जो है, ये मॉर्ले का नीति जो था, ये 1960 के बाद नजर आया। 6 से ही इसको मैंने इस नीति पर काम होना स्टार्ट हो गया था ना। अब देखो, अब इस नीति को पूर्ण करने के लिए चारा फेंका गया, सुधारों का चारा। हाँ, 1906 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकार ने इन सुधारों पर नरमपंथियों से बात करना प्रारंभ कर दिया। नरमपंथी जो है वो झांसा में आ गए। एक तरफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 6 में चल रहा था, अपने चरम पर था, दूसरी ओर नरमपंथी जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए सरकार से बातचीत करना स्टार्ट कर दिए ना। अब देखो, 1905 और 7 में नरमपंथी और गर्मपंथियों में मतभेद सामने आना स्टार्ट हो गया। 5 से 7 के दौरान ना। 6 में जो मतभेद जो था वो आंदोलन के तरीके को लेकर के था ना। नरमपंथी उसको केवल बंगाल तक ही लिमिट रखना चाहते थे और विदेशी माल के बहिष्कार तक ही रहना चाहते थे। गर्मपंथी जो थे वो बंगाल के बाहर भी ले जाना चाहते थे और ब्रिटिश से संबंधित या विदेशी से संबंधित हर चीज, स्कूल हो, केवल विदेशी माल नहीं, स्कूल है, कॉलेज है, उसका शिक्षा संस्थान है, सबका बहिष्कार करने के लिए नीति पर थे ना। इसी मुद्दे को लेकर के टकराव था दोनों के बीच में ना। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ही अध्यक्ष पद को लेकर के नरमपंथी और गर्मपंथी एक दूसरे के साथ टकराव की मुद्रा में आ गए थे ना कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनने के कारण ही टकराव टल गया ना। दादा भाई नौरोजी को का सभी लोग इज्जत करते थे, नतीजा हुआ यहाँ टकराव नहीं हुआ ना। इस सम्मेलन में 1906 का 4 गो प्रस्ताव पारित हुआ ना। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ये 4 प्रस्ताव पारित हुआ है ना। उस समय गर्मपंथियों के नेता अरविंद घोष थे और नरमपंथियों का नेता जो था फिरोज शाह मेहता थे ना। ठीक है। 1907 में भी गर्मपंथी लोग जो थे उसके बारे में दादा भाई नौरोजी उनको समझाते हुए बोले थे कि अगर आंदोलन को उग्र किया जाएगा तो सरकार को जो है वो मौका मिल जाएगा आंदोलन को दबाने के लिए ना। बोले थे कि सरकार में या सत्ता में बहुत अधिक ताकत होता है, वो किसी भी आंदोलन को दमन कर सकता है ना, इसलिए इसमें उग्रता ठीक नहीं है। 26 दिसंबर 1907 में ताप्ती के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ। विधिवत चुने गए थे। गर्मपंथी इस अफवाह से उत्तेजित थे कि ये जो 4 गो प्रस्ताव पारित हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, है ना, उस प्रस्ताव को नरमपंथी लोग इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, है ना। इसलिए गर्मपंथी लोग वो 4 प्रस्तावों पर गारंटी चाहते थे, नरमपंथी टालमटोल करना चाहते थे ना। यही टकराव स्टार्ट हुआ ना। तब गर्मपंथी लोग नरमपंथियों पर दबाव डालने के उद्देश्य से जो विधिवत चुने गए थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष, उसके विरोध करने का फैसला किया ना। ठीक है ना। नरमपंथी लोग जो थे वो बनारस और कलकत्ता का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 4 ठो, वो जितना भी तमाम आंदोलन का सबको तिलांजलि देने के चक्कर में थे ना। अब ठीक है ना, रास बिहारी घोष का विरोध करना स्टार्ट किया। रास बिहारी घोष का विरोध करना हुआ, वहां विरोध हुआ, लातम जुत्ता स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। नरमपंथी लोग बनारस और कलकत्ता का जो प्रस्ताव में जितना पारित हुआ था, विरोध का तरीका को सबको तिलांजलि दे दिया। उधर सरकार जो है वो 1909 में संवैधानिक सुधारों के लिए सुधारों का प्रस्ताव लेकर के आया। इसमें दोनों को निराशा नजर आया ना। न गर्मपंथी खुश हो पाए न नरमपंथी खुश हो पाए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में दोनों में सीटों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन प्रतिनिधित्व में नहीं, कोई अंतर नहीं आया ना। इसी तरह से गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल एक भारतीय मेंबर को सम्मिलित किया गया ना।
अब देखो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें सदस्यों की संख्या 68, ठीक है ना। 36 सदस्य सरकारी, 5 गैर सरकारी, मनोनीत होने वाला था, जो प्रत्येक चुनाव से आता है ना। 27 का निर्वाचन होना था ना, इसमें से 6 को बड़े जमींदार लोग निर्वाचित करते और 2 को अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा निर्वाचित होकर के आने वाला था ना। बजट पर मतदान किया जा सकता था, लेकिन वो केवल सलाहकारी था, है ना। गवर्नर जनरल चाहता तो उसको प्रस्ताव के अगेंस्ट में भी फैसला ले सकता था ना। इसके अलावा एक नया चीज किया गया, ये तो मान लो नरमपंथी लोग को गरमपंथियों से अलग होने के बाद कुछ नहीं दिया, उन्मूलन की तरफ चल दिया, वो जो अपना नीति था उसमें यही था। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम दोनों में डिवाइड करने के लिए एक नया प्रावधान उसमें जोड़ा कि मुस्लिमों को आरक्षण, यहीं से आरक्षण हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाने लगा लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव में। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो और चाहे प्रोविंशियल काउंसिल में, सीटों जो मुस्लिम लोग के लिए आरक्षित सीट था उसमें वोटिंग भी मुस्लिम ही कर सकता था, उस सीट के लिए हिंदू वोटिंग नहीं कर सकता था ना। ऐसा आया इसी में प्रावधान 1909 का मॉडल मिंटो में ना। अब देखो ये तो हो गया कांग्रेस का मंच जो है, ये जो नया भारत में नया युवा वर्ग जो तैयार हो रहा था, जो अधिक उग्र था, अब उसको कोई मंच मिलना बंद हो गया ना। ऐसा स्थिति में जो युवा लोग था उसका झुकाव जो है वो व्यक्तिगत उग्रता, अतिवादी, उसको आतंकवादी नहीं अतिवादी कहा जा सकता है ना, भारतीय होने के नाते, और पिस्तौल और बम की राजनीति में ध्यान देना स्टार्ट किए। इन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रवादी और रूसी निहिलिस्ट का मतलब है विनाशवादी, है ना, और पॉपुलिस्टों के तरीकों को अपना लिया। बदनाम पुलिस अधिकारी जो था, है ना, जो प्रशासक था, उसका हत्या करने का ना उद्देश्य यही था कि हत्या करने से एक में तो जो अंग्रेजों में दहशत जाता, दूसरा भारतीयों में जनमानस को उत्तेजित करता, यही उद्देश्य था, जैसा कि वहां पर रूस में और आयरलैंड में किया था वहां का राष्ट्रवादी लोग ना। इसके लिए 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत का स्थापना किया ना, और इसी के थे उन्हें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये मुजफ्फरपुर का बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उसको उस पर बम फेंका, हालांकि वो नहीं मारा, जॉन कैनेडी के घर की 2 महिलाएं मारी गई, उसका अलग सब लोग पढ़ लिया जाएगा ना। वो हत्या का प्रयास किया गया, बड़ा कार्यवाही यही था। अनेक गुप्त संगठन बने, इनमें से 2 संगठन जो है वो अधिक दिनों तक कार्यरत रहा, एक अनुशीलन समिति, दूसरा एक युगांतर ना। ये लोग का गतिविधि 2 प्रकार का था, एक तो बदनाम जो पुलिस अधिकारी था उसका हत्या करना था, मुखबिरों का हत्या करना था, देशद्रोहियों का हत्या करना था, और दूसरा इन लोग का था कि हथियार के लिए डकैती करना था ना, इसे स्वदेशी डकैती का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में ना लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1911 में ना, 11-12 में बम फेंका गया। हार्डिंग तो नहीं मरे, कहा कि बागी में ऊपर थे, ठीक है ना। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाली की हत्या कर दी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर, माने भारत का बाहर भी लोग सक्रिय रहा। ऐसा सक्रियता दिखाने में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर, वह इंडिया हाउस का स्थापना किया था ये लोग ना। और यूरोप में मैडम कामा और अजीत सिंह ने कार्य करना प्रारंभ किया ना, ठीक है ना, इन लोग का मदद के लिए।